रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग राम। भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीता राम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शाल। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। मित्रों, जैसा थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, उस पर मैं आज कुछ चर्चा करूंगा और बहुत ही रोचक और मजेदार जानकारियां आपको साझा करूंगा। और कुछ ऐसी नई पुरानी बातें बताऊंगा, कुछ चटपटी बातें होंगी, कुछ जीवन की बातें होंगी। हाँ, और हाँ, सनातन के खिलाफ जो लोग जानबूझकर ज्योतिष के माध्यम से हमारे राजनीतिक शंकराचार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी बुराई कह रहे हैं, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कुल मिलाकर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और आनंददायक होने जा रहा है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया ऐसे ही कि भाई बताओ बाबा, जो है पंडित जी बताओ कि इस बार मोदी जी की सरकार तो आ रही है, तो कितनी सीटें मिलेंगी, भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, इस प्रकार से उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि भाई पहले से तो अधिक सीटें ही आएंगी, और क्योंकि मोदी जी भाई क्या है, सन्यासी आदमी हैं, और सन्यासियों पर ज्योतिष गणना नहीं चलती है। ये मेरा अनुभव है। सन्यासी लोगों पर ये संसारिक नियम नहीं लागू होते हैं, तो उन पर ज्योतिष गणना नहीं चलती है। और ज्योतिषी भविष्यवाणियां भी उतनी कारगर साबित नहीं होती सन्यासियों पे, क्योंकि क्योंकि मैंने उनसे कहा क्योंकि मोदी जी जो हैं वो सनातन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अपने संकल्प से ही भाग को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से ही भाग को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। मैंने उनसे कहा फिर कि भाई जो है सीटें अधिक आएंगी, लेकिन कितनी आएंगी भाई ये मोदी जी के ऊपर है। जितना वो संकल्प करेंगे उतनी सीटें आएंगी। 400 पार कह रहे हैं तो 400 के पार आएगी। तो मैं पर्सनल जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक भविष्यवाणियों से परहेज करता हूँ, क्योंकि इसमें अनगिनत शक्तियां काम करती है। जब कोई इलेक्शन होता है तो उसमें अनगिनत शक्तियां काम करती है ना, जितनी प्रोसेस होती है कोई इसकी गणना नहीं कर सकता है, और सभी शक्तियों की गणना ज्योतिष के द्वारा संभव नहीं है। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं यहाँ था, तो मुझे याद है कि जब पीपी सिंह की सरकार जब गिर गई थी, उसके बाद बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने थे, तो कोई दोस्ती ये नहीं बता पाया था कि भाई ये बनेंगे, मतलब कोई नाम भी नहीं जानता था, ऐसे लोग भी बन गए थे। तो क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वो टूट रही थी, और भाजपा का जो अभी आधार अपना बढ़ा रही थी, अभी नई स्थापित हो रही थी, तो उस समय जितने भी जोशी थे सबकी भविष्यवाणियां बड़े बड़े जोशियों की मैंने देखा था। जब मैगजीन लेता था मैं, जोशी मैगजीन में जो भविष्यवाणियां करते थे पहले जोशी लोग, आज भी हैं लोग, तो मैक्सिमम लोगों की भविष्यवाणियां बहुत सही होती थी, क्योंकि उसमें कोई एक पक्ष नहीं होता था ना, कि जो है ज्योतिष में जैसे गणना करने के लिए भाई एक पक्ष होना चाहिए, तो पक्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम एक मजबूत पक्ष होना चाहिए। भाई इस समय मोदी जी एक मजबूत पक्ष है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, इस आधार पर गणना की जा सकती है। भले विपक्ष में कोई ना हो, कांग्रेस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो भी जो है एक पक्ष है मोदी जी की, भाई उनके आधार पर गणना हो सकती है कि भविष्य में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस आधार पर गणना हो सकती है। बीजेपी
तीसरी बार सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी इस आधार पर गणना हो सकती है, क्योंकि वो एक मजबूत पक्ष है और ज्योतिष में एक पक्ष का होना बहुत ही जरूरी है भविष्य कथन। वर्तमान में भाजपा और मोदी जी एक स्पष्ट पक्ष हैं जिसके आधार पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी या गणना की जा सकती है। चुनाव लड़ने के लिए भी दो स्पष्ट पक्ष होने चाहिए, मतलब दो क्लियर कट पक्ष होने चाहिए, पक्ष और विपक्ष, कि भाई कौन किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए मतलब इसी वजह से मैंने एक वीडियो देखा था टीवी पे, तो उसमें अमित शाह जी ने अपने एक चुनावी भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा का मुकाबला राहुल गांधी कांग्रेस से है। मतलब उन्होंने कहा स्पष्ट कि भाजपा का मुकाबला राहुल गांधी कांग्रेस से है। मतलब जनता को यह स्पष्टता होनी चाहिए कि वो किसके पक्ष में वोट कर रही है और किसके खिलाफ वोट कर रही है। मतलब ये जरूर होना चाहिए, तभी जो है एक मजबूत सरकार बनती है। नहीं तो फिर घालमेल चिड़ी की सरकार बनेगी, जैसा मोदी जी ने आज बाराबंकी की एक जनसभा में आज कहा कि मित्रों के आप पिछली सरकार चाहते हैं, तो पिछली सरकार का मतलब सब लोग देख चुके हैं 89 के बाद, तो उससे देश का नुकसान ही होता है। एक सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलना ही चाहिए। अगर दो स्पष्ट पक्ष नहीं होंगे तो जनता कंफ्यूज हो जाती है, जैसा मैंने पहले बताया कि वीपी सिंह के बाद जनता में कंफ्यूजन की स्थिति थी। अब राहुल गांधी की बात चल रही है तो मुझे अपने प्रिय मित्र अनूप भाई की एक बात याद आ रही है, उनकी याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले उनसे मिले थे हम। अनूप भाई हमारे पत्रकार हैं। तो ये करीब 2003-2004 की बात है। तब अनूप भाई बॉम्बे में एक पत्रिका थी जिसे किसी मतलब कांग्रेस के लोगों ने निकाली थी प्रियंका जी को आगे बढ़ाने के लिए। उसका नाम था प्रियंका वर्ल्ड। बड़ी अच्छी मैगजीन थी, उसके पेज बहुत अच्छे थे। तो मतलब मैगजीन बहुत हाई क्वालिटी थी मैगजीन के पेज पे। तो उसके लिए वो काम करते थे उस समय वो। तो प्रियंका वर्ल्ड जो पत्रिका थी वो एक योजना के तहत निकाली गई थी, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए, या जिससे निकाली थी वो अपनी नजदीकियां बनाना चाहता होगा कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए, पुश करने के लिए उनको, तो वो पत्रिका उन्होंने निकाली थी। तो अनु भाई ने उस समय 2004 के आसपास प्रियंका और राहुल की जनपत्रिका मुझे दिखाई थी। मतलब मुझे भेजी कही कि भाई करो भाई, इस पे तो आप अपना विचार लिख लीजिए, कुछ अच्छा सा लिख लीजिए, इनको कुंडली उंडली देखिए कि भाई ये लोग आगे इनका फ्यूचर कैसा है, भविष्य में क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने मुझसे पूछी थी। तो उस समय मुझे प्रियंका की कुंडली ज्यादा प्रोग्रेसिव लगी थी। जब मैंने देखी तो मुझे उनकी कुंडली ज्यादा प्रोग्रेसिव लगी थी। लेकिन तभी एक लोचा हो गया। लोचा क्या, गंभीर भाषा का शब्द है लोचा। लेकिन तभी एक लोचा हो गया। मुझे ये पता चला कि राहुल को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा, प्रियंका उनका सपोर्ट करेंगी। उस समय ऐसी हवा चल रही थी कि फ्रंट पे जो है राहुल रहेंगे और पीछे से जो है प्रियंका रहेंगी, सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुंडली जो है उस समय ज्यादा प्रोग्रेसिव प्रियंका की लग रही थी। राहुल की कुंडली थी लेकिन उसमें राजयोग जो था वो कुछ समय के लिए था। तो उस समय मैंने ये बात जो है, जब मुझे कुछ ये लगा कि भाई ये कुंडली तो भाई इनकी अच्छी है और राहुल को आगे बढ़ाया जा रहा है, और तो फिर मुझे भैया हुआ कि फिर मुझे लगा कि भाई इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो मेरे जो मेरे से पहले एक मेरे जीजा है बड़े वाले फिर पांडे जी, जो उस समय जो है पांडे जो हमारे जीजा थे वो मतलब समाजवादी विचारधारा के थे, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया था उन्होंने। ठीक है। तो राजनीति का था अनुभव, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई जो है प्रियंका आगे बढ़ेंगे कि राहुल आगे बढ़ेंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुंडली प्रियंका की ज्यादा अच्छी है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो तो क्या प्रियंका को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी? तो जब मैंने बात चाहिए ऐसे पूछा उनसे कि भाई उनकी क्या विचारधारा है, भाई वो राजनीति में है, वो क्या सोचते हैं या क्या उनको जानकारी है, तो वो हंसने लगे, कहे कि देखो तुम राहुल की कुंडली देखो, सोनिया गांधी राहुल को आगे बढ़ाएंगी। मतलब जो उनकी माँ है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जी, वो राहुल को आगे बढ़ाएंगे, राजनीति में उनको ही आगे बढ़ाएंगे, प्रियंका को आगे नहीं बढ़ाएंगी, तुम देख लेना, वो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि तुम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि प्रियंका उस समय मुझे ज्यादा प्रोग्रेसिव लग रही थी। तो तब मैं इस बात पर इस बात को समझ नहीं पाया था कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई भाई अब उसमें हम उतनी तो भाई राजनीतिक नहीं समझ रही होगी हमारी। तो मुझे लगता है भाई इनकी कुंडली अच्छी है तो इनको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो खैर, तो इस वीडियो के लिए तो वो बात मैं समझ नहीं पाया था कि भाई क्यों ऐसा हो। लेकिन जब मैं ये वीडियो लिख रहा था तो मैं एक ही स्टेप में मैंने पूरा ये वीडियो का मैटर तैयार किया हुआ, एक ही सिटिंग में।
तो मुझे अचानक जो है, तो मैं जब लिख रहा था मुझे अचानक जब आप लिखते हैं ना तो विचारों की श्रृंखला बनती है, फिर आप वो थॉट जुड़ते जाते हैं। तो वो थॉट मुझे ले गया 1984-85 में। तो जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो मेरे एक बहुत प्रिय मित्र थे उस समय, अब तो उतना प्रिय में नहीं रह गए हैं, लेकिन उसमें थे। तो उनका नाम है लट्टू गोपाल तुलसियान। तो लट्टू भाई जो थे बहुत प्रिय मित्रों में से थे उस समय, और बिजनेसमैन है, इसमें वो बड़े बिजनेसमैन है कस्बे के। तो उन्होंने मुझे मारियो पूजो की किताब दी। मारियो पूजो जो थे, और किताब जो थी, मारियो पूजो किताब थी, उसका नाम था डॉन। और इस डॉन पे जो है उसका उन्होंने हिंदी संस्करण मुझे दिया था पढ़ने के लिए, मारियो पूजो किताब का। तो डॉन का, तो उस समय जो है लट्टू गोपाल जो थे वो जो उसमें डॉन का जो किरदार था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और अपने जीवन में उसमें डॉन जैसे नहीं होता, फैंटेसी होती है, यंग बच्चे थे तो डॉन बनना चाहते थे। लड़कपन में हर कोई किसी न किसी फैंटेसी से प्रभावित होता है। लट्टू गोपाल भी कहीं इसके अफवाह नहीं थे, सभी लोग ऐसे हम हैं लक्ष्मी थे, कोई ना कोई फैंटेसी होती है ना, भाई ये बनेंगे वो बनेंगे। उसमें उनको डॉन का किरदार बहुत अच्छा लगता था, हमेशा वो डॉन की बातें करते थे इस समय। तो वो जो किताब थी, उस किताब में इटली के मशहूर माफिया की कहानी है, जिस पर कई पिक्चरें बन चुकी हैं। इटली का समाज पुरुष प्रधान समाज है। तब मुझे लगा कि तब मैं मुझे याद है, तो इटली का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। एक जो नहीं आजकल चलन है माचो मैन की जो संस्कृति है, माचो मैन मतलब पुरुष की प्रधानता। तो वहाँ की प्रधानता पुरुष प्रधान समाज है। अगर राहुल की जो माता जी हैं अपनी बेटी की जगह बेटे को आगे बढ़ा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश की पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर ही कर रही हैं। मतलब वही जो एक हर देश की संस्कृति होती है, पृष्ठभूमि होती है। हम हो कोई हो कि किसी भी देश, हर देश की एक पृष्ठभूमि होती है। अगर आदमी उसमें जन्मा है, पला है, बड़ा है, तो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली रहती हैं। उसमें किसी का बस नहीं चलता है, ना ये कोई अच्छी बात है ना बुरी बात है। हर देश की एक संस्कृति होती है, तो उसमें जो है वो उसी वजह से जो है जो पृष्ठभूमि थी, उसी पृष्ठभूमि से वो राहुल को आगे बढ़ा रही थी, प्रियंका को आगे नहीं बढ़ा रही थी। अच्छा, तो अब विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का एक मौका था 2004 से 2014 के बीच। तो मैंने उसमें लिखा भी था, यह बात मैंने अपने दोस्त की पत्रिका के लिए लिखी भी थी। लेकिन अगर अवसर का सदुपयोग न किया जाए, मतलब जैसे जो आपके पास एक अवसर होता है ना, वो ठीक है आपको मिला है, 10 साल का अवसर बहुत होता है, अगर आपने उसका उपयोग किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर कोई जरूरी नहीं कि वो अवसर दोबारा ही मिले आपको, ठीक है। तो फिर उसकी करने के लिए आपको बहुत अच्छी गारंटी नहीं होती कि भाई आपको दोबारा मिल जाएगा अवसर। तो 2004 से 2014 के बीच राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, जो उन्होंने गंवा दिया था, या यूं कहें कि उस पद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देश के संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन साइन नहीं करना चाहते। साइन करने का मतलब है कि हम जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं। अब एक उस पे एक मजाक है कि जैसे भाई आप लोग समझ जाएंगे, जैसे अपने कच्चू भाई अभी लखनऊ आए थे कुछ दिन पहले, जैसे अपने कच्चू भाई रिमोट से फ्लश की सीट का ढक्कन तो उठा रहे हैं, लेकिन साइन नहीं करना चाह रहे हैं। किसी फाइल पे उन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन पूरा मौज ले रहे हैं, मजा भरपूर ले रहे हैं, लेकिन साइन नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं जो भी देश के संसाधन है, जो भी देश उनको दे रहा है, जो उनको सुविधाएं दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसका वो पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन साइन नहीं करना चाह रहे। क्यों? जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके पास ना, इसलिए वो साइन नहीं करना चाह रहे हैं। मित्रों, अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। अभी तक तो थोड़ा सा आपको एक स्टोरी मैंने बताई कि वीडियो के बारे में, ठीक है। अब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि मैं इस प्रकार के वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आजकल ज्योतिष के नाम पर कुछ लोग इस विद्या का दुरुपयोग करके नीचता की सारी हदें पार कर रहे हैं। मतलब वो एक पवित्र विद्या है ज्योतिष, डॉक्टरी विद्या भाई लोगों की भलाई के लिए ना। अब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ज्योतिष का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं और निजता की सारी हदें पार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। एक कोई संदीप देव हैं, ठीक है, वो अपने को सनातनी बताते हैं और उसी प्रकार की चर्चा भी करते हैं। तो लेकिन अपने चैनल के द्वारा जो वीडियो मैंने देखा, तो एक
अपने चैनल पे एक विदेशी ज्योतिषी थी कि वो भारत की विदेश में रहती होगी, तो उसके माध्यम से वो मोदी की कुंडली का विश्लेषण करा रहे थे। और इसीलिए क्या क्या चीजें उन्होंने कही मैं बता रहा हूँ। उस महिला ने क्या कहा, एक विदेशी में रहने वाली हिंदू नामधारी, उसमें उसके नाम में एक रोहित शब्द भी लगा हुआ था, टैटू लगाने वाली तथा कथित महिला ज्योतिषी, तथा कथित इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे वो ज्योतिषी नहीं लग रही थी, मोदी जी का घोर अपमानजनक शब्दों द्वारा ज्योतिषीय विश्लेषण करा रहे थे। घोर अपमानजनक, बता रहा हूँ क्या था। और उसका आनंद भी ले रहे थे। ठीक है भाई, वो महिला कर रही थी, लेकिन वो भी आनंद ले रहे थे। जो कह रही थी उस पर बड़े खुश हो रहे थे, और उसमें और नमक मिर्च लगा रहे थे, और अपने को सनातनी बनते हैं। तथा कथित महिला ज्योतिषी अंड बंड संड, मतलब अंड बंड संड सिद्धांतों का प्रयोग करके मोदी जी को चुनाव के बाद जेल की भविष्यवाणी करेगी। कह रही थी कि मोदी जी बाहर जाएंगे, जेल के बाद चुनाव के बाद इनको जेल हो जाएगी, जेल जाना तय है। अब वो मोदी जी की उम्र वैसे ही 75-76 साल हो गई, तो वो बाहर रह क्या करेंगे, इससे अच्छा वो जेल में ही सड़े, जेल में ही रहें। इस प्रकार की वो अति ही मतलब निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर रही थी, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही थी। और वो क्या कर रही थी, ज्योतिष के नाम पे कर रही थी। तो ये बहुत ही एक निंदा वाला काम उसने किया कि एक विद्या का उसने दुरुपयोग किया है, ये बहुत ही गलत है। और मैं बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करती हूँ, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। और सभी जो हमारे कुर्सी लोग हैं उनको भी इस वीडियो का संज्ञान लेके उस महिला की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये फिर ये ट्रेंड बहुत ही खराब होता है कि आप किसी विद्या के नाम पर किसी ऐसे मतलब उम्र का जो उसने ख्याल नहीं किया, कहा कि जेल हो जाए, वो जेल में रहेंगे, कोई कोई फर्क नहीं है बाहर ही रहने से, उनकी उम्र है वो जेल में रहे। तो ये बहुत ही गलत बात है। और सनातन का चोला पहनने वाला वो संदीप जो जो था वो हंस रहा था और मजा ले रहा था। तो ऐसे लोगों को भी लोगों को पहचानना चाहिए भाई। वो लोग क्या होते हैं, छठा मारवाड़ ओढ़ लेते हैं कि भाई हम सनातनी हैं, लेकिन किसी वजह से जो है वो सनातन के विरुद्ध काम करते हैं। और जो सनातन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उस सन्यासी राजनीतिक शंकराचार्य मोदी जी के खिलाफ जो है वो अनगलत खिलाफ कर रहा है ना, और करवा रहा है। तो ये गलत बात है। इन दिनों को ये नहीं मालूम, अब मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं स्पष्ट बता रहा हूँ जो कर्म फल का सिद्धांत क्या होता है। इन दोनों को ये नहीं मालूम कि मोदी जी सन्यासी हैं, वास्तव में वो एक सन्यासी हैं, भले वो राजनीति में हैं लेकिन वो सन्यासी हैं। इस प्रकार जानबूझकर सन्यासी का अपमान तुमको महंगा पड़ेगा। कर्म फल का एक सिद्धांत होता है, तुम्हारे कर्म फल बूमरैंग होकर तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम लोग बाप बाप चिल्लाओगे, समझ गए? तब तो तैया तैया करोगे, क्योंकि किसी मतलब ठीक है तुम कह दो भी जीतेंगे हारेंगे, लेकिन वो जेल जाएंगे, उनको जेल में रहना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, वो बाहर रह के क्या करेंगे। तो ये बहुत ही गलत है और विद्या का दुरुपयोग है। और किसी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और खास करके जब आप ज्योतिष जैसे सनातनी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, मुझे अपने जवानी का मतलब जब मैं यंग था उस समय का मुझे एक शेर याद आ रहा है जो बहुत ही मौजूद है इस परिस्थिति के लिए, इन जैसे लोगों के लिए बहुत ही मौजूद है। ऐसे हो सकता है शब्द कुछ इधर उधर हो सकते हैं, बहुत पुराना शेर है। इसकी देखिए, या तो साफ दिखाई दे, या तो साफ दिखाई दे या बिल्कुल ही ना दिखाई दे, या तो साफ दिखाई दे या तो बिल्कुल ही ना दिखाई दे, मैंने वो हर तस्वीर मिटा दी जो धुंधली दिखाई दी, मैंने वो हर तस्वीर मिटा दी जो धुंधली दिखाई दी। या तो साफ दिखाई दे या तो बिल्कुल ही ना दिखाई दे, मैंने वो हर तस्वीर मिटा दी जो धुंधली दिखाई दे। और मोदी जी जो हैं वो सनातन के खिलाफ खड़ी की गई हर धुंधली तस्वीर को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और राम जी उनको इस काम में मदद करें और उनको यही बनाएं। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी भाजपा एनडीए कितनी सीटें प्राप्त करेंगी। ठीक है, अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अपने उस विषय पे आता हूँ जो थंबनेल में दिया, कितनी सीटें मिलेंगी। और राम जी वाले वीडियो में मैंने बताया था कि तिलक भगवान राम ने मोदी जी को लगाया। मैंने कहा था कि तिलक तो मोदी जी को लगा था। तो अर्थात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के द्वारा हुई। तिलक लगाने का मतलब था कि प्रतिष्ठा जो थी राम मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की, मतलब वो
अजर अमर हो गए। ठीक है, उनको भगवान ने तिलक लगाया, एक सांकेतिक शब्द होता है जो मैंने कहा था। हस्तरेखा में अनामिका उंगली सूर्य की उंगली होती है। ये जो उंगली है अनामिका, ये सूर्य की उंगली होती है। और सूर्य की राशि जो होती है वो सिंह होती है। और सूर्य जो है ग्रहों का राजा होता है। जब कोई ग्रह काम ना करे तो सूर्य की आराधना से माणिक पहनने से सूर्य की आराधना से माणिक पहनने से काम बन जाते हैं। मोदी जी की नाम से राशि सिंह है, क्योंकि प्रचलन में मोदी की गारंटी, मतलब जो आजकल एक प्रचलन है, मोदी की गारंटी, मोदी जी की कहते हैं मोदी की गारंटी, अर्थात मोदी नाम ही प्रमुख है। मतलब अब हम ज्योतिष के लिए मोदी नाम का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोदी जी ने अपना नामांकन कर्क राशि, जब उनका नामांकन कराया था, चुनाव का पर्चा भरा था, उस दिन क्या थी, उस दिन कर्क राशि थी, पुष्य नक्षत्र और वृद्धि योग, वृद्धि योग जो है बढ़ाने वाला होता है। तो पुष्य नक्षत्र जो होता है वो नक्षत्रों का राजा होता है और सबसे शुभ नक्षत्र होता है। इसमें किया गया काम हमेशा सफल होता है। और उस दिन गंगा सप्तमी थी, मतलब उस दिन गंगा जी ने जन्म लिया था। ठीक है, तो इस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई थी। याद करिए मोदी जी का भाषण, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। मतलब एक एक कील काटा ज्योतिष का दुरुस्त है, एक एक कील काटा ज्योतिष का दुरुस्त है। मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, एक एक कील काटा ज्योतिष का दुरुस्त है। अनामिका उंगली जो माथे पर तिलक लगाती है, जो सोना पहनती है, इसी उंगली में सोना पहना जाता है। अर्थात सोना पहनने का मतलब होता है राजकीय चिन्ह धारण करना। पहले राजा लोग इसी उंगली में राजकीय चिन्ह धारण करते थे, इसीलिए इस उंगली की महत्ता है। ये सूर्य की उंगली की है, मतलब सूर्य की उंगली है, और इसी में राजकीय मुद्रा राजा लोग पहले धारण करते थे, और इसी उंगली से तिलक होता है। नामिका के सबसे ऊपर वाला जो कोरवा है उसमें कर्क राशि होती है। ये जो जो कोर है, तो इसमें जो सबसे ऊपर का जो कोर है, इसी कोर में जो है वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि में ही मोदी जी ने नामांकन पर्चा भरा है, अपने चुनाव का पर्चा कर्क राशि में भरा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा आम जनता का कारक होता है, जो मासेज होती है उसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है। इसे पॉपुलैरिटी कहते हैं इंग्लिश में, कि कितना लोकप्रिय है राजा, कोई नेता, राजनेता, वो जनता में कितना लोकप्रिय है, इसका कारक चंद्रमा होता है। यही चंद्र व्यक्ति को जनता में लोकप्रिय बनाता है। मोदी जी ने इसी चंद्रमा के कारण मोदी जी ने इसी चंद्रमा के कारण वाराणसी में 23 मई 2024 को मेगा रोड शो, बहुत भयंकर रोड शो हम लोग ने देखा टीवी पे, और बहुत ही भयंकर रोड शो था। वो दिखाता है कि उसका चंद्रमा कितना मजबूत है, और कर्क राशि में उन्होंने नकली किया। आम जनता की उनके प्रति दीवानगी देखने बनती, तो उसमें जनता उनके लिए बिल्कुल दीवानी होती उस रोड शो में जो था। ना भूतो ना भविष्यति वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही थी। मतलब एक हम लोग यहाँ कहावत है, ना भूतो ना भविष्यति, मतलब कि ना पहले कभी ऐसा हुआ और ना आगे कभी ऐसा होगा। ना भूतो ना भविष्यति, इस प्रकार का वीर थी जनता उनके प्रति दीवानी की रही थी। 4 जून 2024 को चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। जो ये लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसके परिणाम 4 जून 2024 को आ रहा है। उस दिन चंद्रमा कहाँ रहेगा? उस दिन चंद्रमा वृष राशि पे रहेगा। वृष राशि सिंह राशि से 10वीं राशि है। सिंह राशि से जब आप गिनेंगे तो वृष राशि 10वीं राशि आती है, अर्थात सत्ता की राशि है। वृष राशि जो है वो सत्ता की राशि है सिंह राशि के लिए। मोदी जी की कौन सी राशि है? मोदी जी की राशि सिंह है, उससे 10वीं राशि वृष राशि है। वृष राशि में चंद्रमा कब रहेगा? चंद्रमा रहेगा 4 जून को। तो 4 जून को मोदी जी को सत्ता का ऐलान होगा। ठीक है, ये आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। हम बहुत ही ज्योतिष की उन सूचनाओं पे उलझाने में बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं कि जो सब लोग समझ। तो सिंह राशि से 10वीं राशि वृष राशि है। वृष राशि सिंह राशि के लिए सत्ता की राशि है। उस दिन 4 जून को वृष राशि में चंद्रमा रहेगा, जो ये दिखा रहा है कि मोदी सत्ता में पुनर्स्थापित होंगे। अर्थात 4 जून 2024 को मोदी जी को तीसरी दफा विजय तिलक लगने वाला है। जय श्री राम।
अतः भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले हैं, क्योंकि अब आगे बता रहे हैं कि वृक्षराशि की इंपॉर्टेंस क्यों है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो हमारी लगन थी वो वृक्ष लगन, वो वृक्ष राशि में लगन में मेरा भारत देश आजाद हुआ था। और वृक्ष राशि से सिंह राशि चौथे भाव की स्वामी। अब वृक्ष राशि से चौथी राशि क्या पड़ती है? सिंह पड़ती है। सिंह राशि कौन है? मोदी जी की राशि है। और चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव सत्ता की कुर्सी का होता है, जब सीट ऑफ पावर, जिसपे आदमी बैठता है। जब जब वो चौथे में सीट हटा के बैठेगा तब वो 10वें भाव को देखेगा, मतलब सत्ता को देखेगा। मतलब आप कुर्सी पे बैठ गए और सामने देख रहे हैं, तो कुर्सी कहाँ बैठेगी? कुर्सी बैठेगी चौथे हाउस में, और आप देख रहे हैं सत्ता को, मतलब आप 10वें स्थान को देख रहे हैं। तो सीट ऑफ पावर क्या है? सीट ऑफ पावर है फोर्थ हाउस। ये क्लासिकल ज्योतिष का बहुत ही क्लियर कट उदाहरण है। फोर्थ हाउस सत्ता का पावर होता है। सत्ता का जो है, मतलब पावर का जो है सीट होता है, मतलब सत्ता का सीट होता है, सत्ता का पावर होता है, सीट होता है। ठीक है, तो चौथा भाव सत्ता की कुर्सी का है, अर्थात मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पुनः आरूढ़ होंगे। आरूढ़ मतलब बैठेंगे। मित्रों, अब तो आपको जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं और आपकी प्रज्ञा चक्षु यानी दिव्य दृष्टि जागृत है, तो आप किसी भी आधार पर भविष्य कथन कर सकते हैं। आइए देखें कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। मित्रों, मैंने इसके लिए अंकों का सहारा लिया है, यानी अंक ज्योतिष का सहारा लिया है। यह वर्ष, अब देखिए कैसे मैंने इसको निकाला, कैलकुलेट किया है। ये देखिए, आप अगर अच्छे ज्योतिषी हैं तो किसी भी आधार से, किसी भी पॉइंट से आप पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और मैंने कई बार ऐसा किया है। यह वर्ष क्या है? 2024। तो 2024 में से 0 हटा लीजिए तो क्या बचेगा? 224। ये 224 है, ये भाजपा का ये क्या है? ये एक बेस नंबर, सीट का बेस नंबर क्या है? 224। ये 224 क्या है? ये बेस नंबर है सीट का। मोदी जी जो है, पहले जैसे मैंने कहा कि हम किसको आधार बना रहे हैं? मोदी के नाम को आधार बना रहे हैं। तो मोदी जी का जो अंक ज्योतिष में जो नाम को जोड़ आएगा वो आएगा 16। ये 16 नंबर बहुत ही मैजिक नंबर है, और 16 का जो अंक है मोदी जी का मैजिक नंबर है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो 16 को अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। अब हमने क्या किया? 224 में 48 जोड़ दिया, तो ये हो गए 272। कितनी सीटें हो गई? 272 हो गई। इसमें फिर मैंने 24 जोड़ा। यह 24 को मैंने जोड़ा है क्योंकि मोदी जी 24 वर्षों से सत्ता में है। टोटल जो उनका टेन्योर चल रहा है वो 24 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, तो मोदी जी जो है वो 24 वर्षों से करीब सत्ता में है। तो जब इसमें 272 में हमने 24 जोड़ दिया तो हो गए, कुल सीटें कितनी हो गई? 296। अब मोदी जी की उम्र कितनी है? मोदी जी की उम्र है करीब 75 के आसपास। तो 296 में अगर आप 75 जोड़ देते हैं तो हो गए कितने? 371 के आसपास। तो 371 जो है ये बीजेपी का अंक है। और तो यह है, मतलब भाजपा को कितने दिखा रहा है अभी तक? 371। अब हम बीजेपी को जोड़ लेते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसके अंक है 11। तो 371 में हम 11 जोड़ लेते हैं तो ये हो गए 382। तो बीजेपी को 371 से 382 ये चीजें दिखा रही। अब एनडीए के आते हैं, मतलब जो उनकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, उनको मिला के एनडीए है। तो एनडीए का जो अंक है ज्योतिष का, अंक ज्योतिष में वो है 10। और एनडीए क्या कर रही है? मतलब ये थर्ड राउंड है एनडीए का सत्ता के लिए। तो इसके अंक हो गए 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 आ जाएंगे। तो 382 में अगर हम 382 में अगर हम 30 अंक और जोड़ देंगे एनडीए का, तो ये हो जाएगा 412। अर्थात एनडीए को इस बार 412 सीटों के आसपास मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये सीटें 412 इसमें मेरी गणना से आ रही हैं, जो मैंने अंक ज्योतिष कैलकुलेशन किया है वो बहुत ही आसान किया है। मैंने ज्योतिष की बहुत ही गुण गणनाएं नहीं की है, बहुत ही आसान, जिससे कि आप लोग समझ सकें उस प्रकार की मैंने गणनाएं की है ना अपनी अंतर्दृष्टि से। तो एनडीए को इस बार 412 सीटें दिखा रही है, मिलने की संभावना है। तो अब की बार 400 पार का ये नारा सच साबित होता दिखाई दे रहा है। मतलब मोदी जी ने जो नारा दिया था कि
लोकसभा में कहा कि बड़ा मजेदार सीन था लोकसभा में कि कहे कि खड़गे जी भी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। बड़ा मजेदार सीन था, मुझे बड़ा कैसे आई जो है अब की बार 400 पार। तो खड़गे जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो अब की बार 400 पार का जो ये नारा है ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर राम जी की इच्छा होगी तो मोदी जी एनडीए बीजेपी 400 पार अवश्य पूर्ण करेगी। मित्रों, पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जय श्री राम हो गया, 400 पार हो गया। अब मैं इस वीडियो को इनके विराम देता हूँ और पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, सभी मित्रों से जो मोदी जी के पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव के चक्कर में आपसी रिश्ते मित्रता को खराब ना करें। पता कोई मेरा वीडियो देख के मेरा मित्र जो मोदी जी को था तो मुझसे ये वो कर ले भैया कि आपने क्यों ऐसा वीडियो बनाया। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, चुनाव के चक्कर में आपसी रिश्तों मित्रता को खराब ना करें, क्योंकि 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 आएगा तो मोदी ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, शंकर शंभो, जय श्री राम।